हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, हाजिर हूं मैं फिर से एक बार बाकेलाल का एक और हास्य कॉमिक विशेषांक लेकर, जिसका नाम है सुर और असुर। संजय गुप्ता पेश करते हैं सुर और असुर। सुर, संगीत के साथ सुरों के उपासक। असुर, संगीत के साथ बेसुरों के उपासक। बेसुरा ग्रह की आधी धरती सुरों के कब्जे में थी, तो आधी असुरों के। हो हो आहा हा। हो मैं निकला बैलगड्डी लेकर, हो रस्ते में वो पगडंडी पर एक मोड़ आया, मैं उथे बैल छोड़ आया। हो हल्ला हो हुंकार खराश, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, चड्डी लेकर आ रहा था। और रास्ते में मेरी कमर पे खारिश हुई, मैंने कमर को पेड़ से रगड़ा और इस प्रकार मैं पेड़ उखाड़ आया, मैं सिर पे पहाड़ उठा लाया। सुरों और असुरों में हमेशा तनाव रहता था। सुर सम्राट तानसुर, असुरों ने फिर बेसुरे राग अलापने आरंभ कर दिए हैं। सेनापति, सारे असुर जब भी बेसुरे राग छेड़ते हैं तो इसका मतलब होता है युद्ध। तब सुरों और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ता था। असुर सम्राट सिरदर्दा, आज या तो तुम नहीं या हम नहीं। सुर सम्राट तानसुर, हम तो रहेंगे पर तुम नहीं, भविष्य हमारा है। सारे गामा आक्रमण। सुर और असुरों का भयानक टकराव और भी कर्कश स्वर पैदा करता था। सारे गामा झंझाम। इस भयानक टकराव से आसपास की ग्रहों पर खलबली मच जाती थी। महाराज टंटा, सुरों और असुरों में एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है। ओह, तभी मेरा माथा फोड़ने का मन कर रहा है। पत्थर लाओ। मैं खंबे पर अपना माथा फोड़ता हूँ। ये भी दर्द निवारक पत्थरों से निर्मित है। थड़ थड़ थड़। सुरों और असुरों के युद्ध से भयानक प्रदूषण पैदा होता है, जो हमारे सुरों में भीषण वेदना पैदा करता है, और फिर ये वेदना दर्द निवारक पत्थरों पर सिर पटकने से ही दूर होती है। प्रत्येक ग्रह पर प्रदूषण का अलग अलग प्रभाव होता था। ओह, जब भी ये युद्ध होता है, हम सड़ियल ग्रह के वासी सिर के बल चलने पर विवश हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे ग्रह की जमीन के निकट इसकी प्रदूषित बेसुरी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। जुगाड़ ग्रह पर स्थिति और भी विकट हो जाती थी। इस प्रदूषण से हमारे तो स्वर ही बदल जाते। पता नहीं है कैसे स्वर निकलते और हमारे गले से। ये स्वर पृथ्वी के प्राणी कुत्ते जैसे हैं। भौ भौ। भौंकू ग्रह के लोग अपने बाल नोचने लगते थे। सुरों और असुरों के युद्ध का अगर यही हाल रहा तो हमारे ग्रह पर एक भी बालों वाला नागरिक नहीं बचेगा। इस बार ये युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा था। मैं राग 87 से तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ दूंगा। मैं बेराग 88 से तुम्हारा जबड़ा गिरा दूंगा, तो मैं मुंह बोड़ा कर दूंगा। मैं राग खुमार से तुम पर खुमार चढ़ा दूंगा। टैंग राग खुमार आलस सुस्ती। बेराग बकवासी तुम्हारे सुरों को भी बेसुरा कर देगा। ची पाँव बेराग बकवासी। राग और बेराग की जबरदस्त जंग जारी थी। इधर विशालगढ़ में एक मछुआरे ने मुझे सावधान किया था कि मैं इस तालाब की ओर ना जाऊं, क्योंकि इसमें कनकिया नाम के कीड़ों का वास है, जो कि कान में घुस जाते हैं और फिर कान का पर्दा खाकर व्यक्ति को बहरा कर देते हैं। यह जानने के बाद तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अगर मैं यहाँ 2-4 कनखिए पकड़कर मुच्छड़ के स्नानागार के जल में छोड़ दूँ तो सुबह स्नान करते समय कनखिए मनहूस के कानों में घुस जाएंगे और फिर लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पाँव फिसल, बच पाके पाके बच। छपाक। अखियां लड़ी, बीच पानी की धार, बीच तालाब में आया कनखियों का शिकार। कनखिया कान में घुस गया भाई, कनखिया कान में घुस गया। मेरे कानों में क्या घुस रहा है? कनखिए। बाके बड़ी फुर्ती से पानी से निकलकर भागा। अभी कनखियों ने मेरे कान का पर्दा खाना आरंभ नहीं किया, अन्यथा पर्दा फटने पर मुझे भीषण दर्द होता। इससे पहले कि ये पर्दा खाना शुरू कर दें, मुझे उस मछुआरे से इसे छुटकारे का उपाय पूछ लेना चाहिए। टिकट टिकट टिकट। मछुआरे ने उपाय बताया। बाकेलाल जी, अतिशीघ्र महल पहुंचे और सरसों के तेल को गर्म करके कान में डाले। सुरों असुरों की जंग जारी थी। राग भीम पिलासी तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ कर तुम्हें बहरा कर देगा। आज चाहे जो हो जाए, हम तुम सुरों का काम तमाम करके ही लौटेंगे। दुनिया में बेसुरई अपना राग अलापेंगे। अब मैं सबसे खतरनाक राग सत्यानाशी बजाऊंगा। राग सत्यानाशी से ग्रह की धरती हिल गई। मूर्ख, बंद कर दे ये अति भयानक सत्यानाशी राग, अन्यथा हम सब तबाह हो जाएंगे। असुर सम्राट सिरदर्दा पर तो जुनून छा गया था। बेसुरा ग्रह टुकड़े टुकड़े हो गया। रागों और बेरागों को अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे सीधे पृथ्वी पर आकर गिरे। हम पृथ्वी पर आ गए। यहाँ पर मानव रहते हैं जो बेसुरे असुरों से घृणा करते हैं। यहाँ असुरों की ही पूजा की जाती है।
आज के बाद यहाँ के लोग भी बेसुरा राग ही गाएंगे। एक बार फिर युद्ध छिड़ गया और इस बार रागों और बेरागों के टकराव के सबसे निकट थे विशालगढ़ वासी। अरे सेनापति, तुम चिंपांजी की तरह छाती को पीट रहे हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है महाराज। मैं डाल डाल झूल कर केलों का गुच्छा तोड़कर लाता हूँ, ची पौ ची पौ। ये तो बिल्कुल चिंपांजी की तरह डाल डाल झूलता हुआ जा रहा है। अरे, इसके तो शरीर पर चिंपांजी की तरह बाल भी हुआ है। मगर सिर्फ बाल ही नहीं हो गए थे, शक्ल भी बदल गई थी। सेनापति तो पूरा चिंपांजी बन गया, ची पौ ची पौ। महाराज, हमारे हाथ पंजों में बदल गए, हम सब पशु बन गए। ये देखिए, प्रधानमंत्री की सूरत कुत्ते जैसी हो गई है, मेरी लोमड़े जैसी, मेरे कौए जैसी चोंच उग गई है, मेरे सिर पर हिरण जैसे सींग उगाए हैं, मेरी पीठ कछुए जैसी हो गई है, मेरे हाथ केकड़े जैसे। और महाराज, आप भी तो गैंडे जैसे हो गए हैं। गैंडे जैसा? मैं तो गैंडे जैसा हो गया, किंतु वहां अपने मायके में अगर महारानी गैंडी जैसी ना हुई होगी तो क्या होगा? आखिर ये क्या हो रहा है? महाराज, गजब हो गया। जो हो रहा है क्या उसके अलावा भी कुछ हुआ है? वो देखिए, ये पशु इंसान की तरह चलते हुए अंदर कैसे आ रहे हैं? ग्रर, हमारे अंदर इंसानी गुण आ गए हैं, इसलिए हम नगर में रहने आ गए हैं। तुम सब जाओगे वन में, मैं जंगल का राजा था, यहाँ भी राजा बनूंगा। राजा विक्रम सिंह, ला अपनी राज पकड़ी मेरे हवाले कर। हे नहीं। विक्रम सिंह का राज मुकुट धारण कर शेर बन गया राजा रा सिंह राज। सेनापति भालूराज, सभी मानवों से नगर खाली करवाओ। मानव वन में रहेंगे, परंतु एक दो मानव बचा लेना मेरे भोजन के लिए। हे, जो आ गया महाराज। महाराज, अब क्या करें? हमारे हाथ पशुओं जैसे हो गए, हमारे अस्त्र हमारे हाथों के अनुरूप बने, किंतु अब हाथों के पंजे में परिवर्तित हो जाने के कारण हम भाले व तलवारें भी नहीं पकड़ सकते, ताकि शस्त्रों की मदद से इन्हें महल से बाहर खदेड़ दें। तो फिर भागो, वरना ये हमें खा जाएंगे। भाग जाओ, वरना सबके सब खा लिए जाओगे। बाके घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा था। अभी भी कनखियों ने मेरा कान खाना शुरू नहीं किया, शायद उनका पेट भरा होगा। कमबका दौड़, तेज दौड़। तभी घोड़े ने बाकेलाल को पटक दिया। उधर नीचे आ। बाकेलाल के लिए अनोखा आश्चर्य था, ये घोड़ा तो मानवों की तरह खड़ा हो गया और इसके ऊपर हाथ पैरों में बदल गए। अब मैं तेरी पीठ पर सवारी काटूंगा। भाग बाके, अगर इसने तेरे ऊपर सवारी काट ली तो हिल भी नहीं पाएगा और कनखिए तेरा कान खाकर तुझे बहरा बना देंगे। भागता कहाँ, रुक जा। सहसा बाकेलाल चौंक कर रुक गया। नहीं, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? उफ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकेलाल, हुड़प्पा दी के हो। ओह बाकेलाल, रास्ते में ऋषि टेटुआचार्य ने बताया कि ये सब सुरों और असुरों में हो रही भयानक जंग का परिणाम है। इसका मतलब महल जाना खतरे से खाली नहीं। फिर मुझे सरसों का तेल कौन ला कर देगा? सरसों? बाके, सरसों के तेल का तुम क्या करोगे? कनकी कानों में खुजली मचाने लगे हैं। कारण बताने का समय नहीं है सेनापति। अगर मुझे सरसों का तेल तुरंत ना मिला तो मैं मार नहीं सकूंगा। किसको? बाकेलाल जी अवश्य असुरों को मारने की योजना बुन रहे हैं। अगर ऐसी बात है बाकेलाल जी, तो आप घबराएं नहीं। सरसों का तेल मेरे पास है। मैं पहलवान हूँ, रोजाना कसरत से पहले तेल की मालिश करता हूँ, इसलिए साथ ही लेता आया था। तुरंत पत्थरों को सूखी घास पर रगड़ कर आग जलाई गई और तेल गर्म किया गया। खुजली तेज होती जा रही है, लगता है कनखिए कानों के पर्दे खाने की तैयारी कर रहे हैं। तेल गर्म होते ही बाकेलाल, सिर टेढ़ा करूँ, मैं गर्मा गर्म तेल तुम्हारे कान में डाल देता हूँ। हाय मार डाला। दूसरे कान में भी डालो। चिटिर चिटिर, हम पे ये किसने गरम तेल डाला, गरम तेल ने हमें मार डाला, हो मार डाला। और अब बाके को एहसास हुआ कि तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म था। ये चीख क्यों रहा है? बाके को क्या हुआ? बाकेलाल की वह चीख इतनी शक्तिशाली व मार्मिक थी कि सुरों और असुरों में हलचल मच गई। यह मधुर फटाबाज राग किसने छेड़ा? ये राग तो बेसुरों का भी पिताश्री है। वातावरण में बिखरे सुरों व असुरों के प्रदूषण में बाके की चीख ने नया गुल खिलाया। मैं सन 2023 यानी भविष्य का राग फटाबाज बरेली हूँ। मुझे बेसुरे पसंद है, इसलिए युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब मैं ऐसे फटेबाज राग छेड़ूंगा कि सुर बहरे हो जाएंगे, असुरों को ताकत मिलेगी और सुरों को उनकी नानी याद आ जाएगी। फटेबाज बरेली ने प्रथम राग छोड़ा। हम तो ठहरे परदेसी का। राग फटीचर से शुरू करता हूँ। भाड़ क्या झुकवाओगे, भा 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 भा, सुबह बैलगाड़ी से घर को लौट जाओगे। मेरे कानों के पर्दे फटने शुरू हो गए हैं। अब मैं गाऊंगा राग ठहचू। वाह वाह, क्या राग है। खिड़की से आऊं, बाहर जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में बिताऊं, नजरें मिलाऊं तो मैं कैसे मिलाऊं, आंखों के काने काने तो सिर्फ काने हैं, वो टोटे टोटे हो गया, मैं टोटे टोटे हो गया।
शीघ्र ही सभी सुर मूर्छित हो गए। हम विजयी हुए। इन्हें बंदी बनाकर चट्टानी गुफाओं में कैद कर लो और फिलहाल इसी स्थान पर भी अपना निवास बना लो। किंतु सुर सम्राट तानसुर तो इसमें है ही नहीं। लगता है वो फरार हो गया है, मगर जाएगा कहाँ? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। किंतु सबसे पहले मैं उस बेसुरों को पारितोषिक दूंगा जिसके कारण फटाबाज बरेली पैदा हुआ और हम युद्ध में विजयी बने। उसका नाम बाकेलाल है। मैं उसकी चीख से पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है कि इस बार बाकेलाल कहाँ है। मैं उसे लेकर आता हूँ। उधर इसी समय हमारे विकार दूर हो गए। हम पहले की तरह हो गए। लेकिन ये सब हुआ किस प्रकार? ये चमत्कार हुआ बाकेलाल के कारण। बाकेलाल के कारण किस प्रकार? केवल बाकेलाल को छोड़कर हम सब में ही कोई ना कोई पशु संबंधी विकार आ गया था। फिर बाकेलाल ने किसी को मारने के लिए अपने कानों में सरसों का तेल भी गिरवाया था। मुझे लगता है कि उसके बाद जब बाकेलाल चीखा था तो उसी के असर से हम पर से सुरों बेसुरों का प्रदूषण हट गया और हम ठीक हो गए। मेरे तो कान में कीड़े घुस गए थे जिससे मैं बहरा हो गया था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब हमें वापस महल चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम पर से प्रदूषण का असर समाप्त हो गया उसी प्रकार पशुओं पर से भी असर हट गया होगा और वो भी वन को लौट गए होंगे। ये क्या? पशुओं ने महल में वृक्ष झाड़ियाँ इत्यादि उगाकर महल में ही जंगल बना लिया? महाराज, इन पर से प्रदूषण का असर तो हट गया है, किंतु अब ये वापस जंगल लौटना नहीं चाहते। कर अब हम यहीं पर आएंगे। बाके के कंठ से निकली पुनः एक रौद्र चीख की आवाज। दूसरे ही पल कर भागो वरना कान के पर्दे फट जाएंगे। महाराज, चीख की आवाज सुनकर सभी जीव जंतु भाग गए। बाके, आखिर ये रहस्य क्या है? महाराज, मुझे शिव भगवान ने स्वप्न में ही यह रहस्य बताया था। उन्होंने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सेनापति, तुरंत जंगल को काटो ताकि दरबार की कार्रवाई पूर्व की बातें सुचारू रूप से आरंभ की जा सके। जो आज्ञा महाराज। बाके, तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा ही था कि बाकेलाल, विश्राम बाद में करना, पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम फटाबाज बरेली है। फटाबाज बरेली बाकेलाल को सब कुछ बताता चला गया। पारितोषिक के लालच में बाकेलाल फटाबाज बरेली के साथ तुरंत वन में असुर सम्राट सिरदर्दा के सम्मुख जा पहुंचा। बाकेलाल, हमने तुम्हारे कारण ही सुरों पर विजय प्राप्त की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें पारितोषिक देना चाहते हैं। मुझे तो केवल विशालगढ़ का राज सिंहासन चाहिए। यही मेरा पारितोषिक है, जो कि मुझे कभी मिलता नहीं। तो फिर लो, मैं तुम्हें 7 असुरा वाद्य यंत्र बोलो तारारारा देता हूँ, जिसके प्रत्येक तार में एक असुरी शक्ति सोई हुई है। तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़े तो तार छेड़ देना। तुरंत वहाँ असुर एक अद्भुत रूप धारकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। फिर तो ये वाद्य यंत्र कमाल का है। किंतु वाद्य बजाने से पूर्व बोलो तारारारा की शक्ति को जगाने का मंत्र अवश्य बोल लेना। मंत्र है आधा पादा किसने पादा, बोलो तारारारा की घोड़ी ने पादा। अवश्य याद रखूंगा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी इनाम में मुझे बोलो तारारारा मिल गया। अब बोलो तारारारा की तारों से निकलेगी मोटे मुच्छड़ मनुष्य राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की झनकार। एक उपयुक्त स्थान देखकर बाकेलाल वहां पर रुक गया। अब और विलंब करना मेरे वश में नहीं, क्योंकि मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। मैं बोलो तारारारा का प्रथम तार छेड़ने जा रहा हूँ, किंतु तार छेड़ने से पूर्व मुझे बोलना होगा बोलो तारारारा की शक्ति को जगाने का मंत्र। आधा पादा किसने पादा, बोलो तारारारा की घोड़ी ने पादा। झन। तुमने बोला तारारारा के तार छेड़े और मैं प्रकट हो गया। अपना परिचय दो। मेरा नाम कुचित्रतान है। मैं कूच मंत्र पढ़कर अपनी कूची से जो भी चित्र बनाता हूँ वो वास्तव में बन जाता है। अभी पता चल जाएगा। चल बना हांडी। चित्र बनाने के लिए मैं इस सपाट चट्टान का प्रयोग करूँगा। लेकिन पहले कूच मंत्र बोल दूँ। आपू झापू पापू कील का कबाड़ा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो कुचित्र बने हमारा। हांडी बन गई। ठीक है, हांडी तो ठीक है। अब लट्ठे का श्वेत वस्त्र बना। श्वेत वस्त्र अभी लो। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो कुचित्र बने हमारा। चल बन जा लट्ठे का श्वेत वस्त्र। वस्त्र भी ठीक है। अब 7 फूटी मजबूत सीढ़ी बना। कुचित्र ने पढ़ा कूच मंत्र और लो सीढ़ी भी बन गई। अब तू बना 4 तगड़े आदमी। आदमी अभी बनाता हूँ। 4 आदमी भी बन गए। हांडी, श्वेत वस्त्र, सीढ़ी। तुझे पता है मैंने ये सब क्या बनवाया है? यह मनुष्य राजा विक्रम सिंह के अर्थी का सामान है। अब तू कुछ ऐसा बना जिससे कि यह अर्थी बेकार ना जाए और राजा विक्रम सिंह की शव यात्रा इसी अर्थी पर निकले। राजा विक्रम सिंह मोटा है तो मोटे हाथी को हाथी ही मारेगा। मैं बनाता हूँ झापू हाथी। झापू हाथी बन गया। क्या ये विक्रम सिंह को मार देगा? ची पौ आंडी गवाणियों को भी मार दूंगा। बाकेलाल, आंडी गवाणियों से इसका अर्थ है आस पड़ोसी।
यानी ये उन्हें भी मार देगा जो इसके और राजा विक्रम सिंह के बीच में आएंगे, मगर ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम इसे एक बार राजा विक्रम सिंह की शक्ल दिखवा दो तो ये तुरंत जाकर अपना कारपूड़ कर डाले। उसे पहचानना तो बहुत आसान है। महल में जो भी सबसे मोटा मुच्छड़ और मनूस हो वही राजा विक्रम सिंह है। तुझे उसे ही मारना है मेरे प्यारे मेरे साथी। तो फिर बाकेलाल मैं जाता हूँ। मेरे गायब होते ही शास्त्र असुर वाद्य यंत्र का यह तार टूट जाएगा जिसे बजाकर तूने मुझे प्रकट किया था। ओह, कुचित्र के गायब होते ही वाद्य यंत्र का एक तार टूट गया। अच्छा ना। ऐ मेरे प्यारे हाथी, मेरे साथी, चल मेरे पीछे पीछे आ। बाकेलाल ने घोड़ा दौड़ाया सरपट, फिर महल में प्रवेश करने के बाद भी नहीं रोका। कैसा विचित्र हाथी है। चीपों, द्वार बंद मत करना। फाटक अति शीघ्र बंद कर दो। मूर्ख, मेरे पीछे वो हाथी पड़ा है। वो मुझसे महाराज का पता पूछ रहा था ताकि उन्हें मार सके, पर मैंने उसे नहीं बताया कि महाराज महल में रहते हैं। वो यही पूछने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। दरबानों ने तुरंत द्वार बंद कर दिया, लेकिन झापू के एक ही टक्कर से द्वार टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। हाथी ने द्वार तोड़ दिया। अब इससे पहले कि हमारी खोपड़ियाँ भी तोड़ दे, तू यहाँ से भाग। बाकेला, ये क्या बदतमीजी है। कम से कम घोड़े को तो अस्तबल में छोड़कर आना चाहिए। सेनापति, मुझे भी महल में घुड़सवारी करने का शौक नहीं है। वो देखो, रोको उसे। कैसा विचित्र हाथी है, मैं इसे कैसे रोकूंगा। सैनिकों, रोको इसे। पहाड़ का सामना भला कौन कर पाता। धूल आ ऊ, ये तो रेत कणों के पहाड़ छोड़ रहा है। आ सेनापति के आदेश पर और सैनिक दौड़े आए, लेकिन ये तो हम पर नुकीले कांटों की वर्षा कर रहा है। आ खच खच, और हमारे भालों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। इससे कांटों के असर से हम झुककर खड़े होने पर विवश हो रहे हैं, और अब तो ये हमें आसानी से मार सकता है। आसानी से कैसे मारेगा। मैं इसकी सूंड में भरने के लिए चींटियाँ ले आया हूँ। झापू ने तेज फुंकार फेंकी। ज़्यादा ही मत कर। ओ, ये क्या। ई, चींटियाँ तो मेरी नाक मुंह में घुस गई, बचाओ। सेनापति चीख कर चींटियाँ बाहर निकाल ले। आचू, इसे लंबे डंडे की कुल्हाड़ियों से काट डालो। तड़ाक। ये हम पर गर्म जल की बौछार छोड़ रहा है। तब तक सेनापति गजशाला से अंकुश उठा लाया। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चू सेनापति, इसे अंकुश से भी रोक नहीं पाएगा। अरे, हाथी मेरे और उल्टी चाल चलकर क्यों आ रहा है। ये तो हाथी को ही पता होगा। अभी हमें भी पता चल जाएगा। तू ऐसे ही खड़ा रहे, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हाथी क्या करना चाहता है। थम आ! पता चल गया सेनापति। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मुझे जल्दी से बता कि राजा विक्रम सिंह कहाँ पर है। ये तो मुझे ढेरों लीद के गोलों में दबाई दे रहा है। अरे कमबख्त, कम से कम नाक पर कपड़ा तो बांधने दे। सेनापति, मैं महाराज को खबरदार करने जाता हूँ, मगर मुझे लीद के ढेर से तो निकालते जाओ, या कम से कम मेरी नाक पर कपड़ा तो बांध दो। राजा विक्रम सिंह को महल में हुई कुछ गड़बड़ का पता चल चुका था। अरे बाकेला, तुम घोड़े पर कहाँ जा रहे हो। मैं तो आपके ही पास आ रहा था। वो हाथी आपको ही पूछ रहा है। आप तुरंत गजशाला में जाकर छिप जाएं, क्योंकि महल में उसके अलावा और दूसरा कोई जगह नहीं है आपके छिपने की। अरे, किंतु अब छुपने का समय नहीं था। थम। अरे, वो हाथी तो आ भी गया। कहाँ है राजा विक्रम सिंह। मैं उसका सिर अपने पाँव तले कुचल डालूंगा। लेकिन ये क्या, हाथी आगे निकल गया। ये कमबख्त तो आगे निकल गया, और मैं आवाज़ देकर इसे बता भी नहीं सकता कि मोटा मुच्छड़ मेरे साथ ही खड़ा है। मोटा मुच्छड़, ओ ये क्या। बाकेलाल, ये मुझे ढूंढ रहा है तो फिर मुझे मारे बिना चला क्यों गया। और तुम पहले घोड़े से तो नीचे उतरो। बाकेलाल घोड़े से नीचे उतरा। महाराज, ये आपको क्या हुआ। आपकी तोंद और मूछें कहाँ गई। बाकेलाल, आज महारानी जिद करने लगी कि वो मेरा बिना मूँछों का सपाट चेहरा देखना चाहती है। उसे लगता है कि मैं बिना मूँछों के जवान और सुंदर दिखूंगा, इसलिए उसके बहुत कहने पर मैंने मूछें कटवा दी। मगर आपकी तोंद कहाँ गई। बाकेलाल, आज मैंने चौथ का व्रत रखा है। सुबह से जल तक सेवन नहीं किया, ऊपर से बदहजमी के कारण दस्त भी लग गए, तो तोंद भी अंदर चली गई। मोटे आदमियों के लिए बड़ा कठिन होता है व्रत रखना। झापू का मैंने विक्रम सिंह का जो हुलिया बताया था वो तो एकदम बदल चुका है। झापू तो पूरे महल में मोटे मुच्छड़ को ही ढूंढता रहेगा, जो कि मेरी बगल में ही खड़ा है। बाकेलाल, यह हाथी इंसानों की तरह बोल भी रहा है और मुझे मारना भी चाहता है। इस बात में अवश्य कोई भेद है। मैं जाकर उसे बताता हूँ कि मैं ही राजा विक्रम सिंह हूँ। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, अरे ये क्या हुआ। फर्श हाथी के वजन से टूट गया और हाथी धंस गया। महल के फर्श इतने कच्चे नहीं हैं बाकेलाल, वो मुझे ध्यान में रख कर बनाए गए। इसमें अवश्य रहस्य है। रहस्य सामने आ गया। महाराज चूहा सिंह, हमने तो सोचा था कि ज़मीन के नीचे नीचे सुरंग बनाकर हम अपनी सेना से ही सीधे महल पहुंच जाएंगे और राजा विक्रम सिंह का सिर काटकर अपना झंडा विशालगढ़ पर फहरा देंगे। किंतु महाराज छछूंदर सिंह,
ये हाथी महल के अंदर क्या कर रहा है? हाथी तो महल के बाहर होते हैं। हाथी के बाहर से सुरंग धंस गई, हमारे कई सैनिक हाथी के नीचे दब गए। मूछ वाला मोटा मनूस भी, ओ यही हुलिया तो बताया था बाकीलाल ने राजा विक्रम सिंह का। तो ही है वो, अब तू नहीं बचेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था चतुर्नर सिंह से कि बाकीलाल के रहते विक्रम सिंह से पंगा मत ले। बाकीलाल, ये तो पड़ोसी शत्रु राज्यों के राजा हैं। ओ, ये सुरंग बनाकर हम पर आक्रमण करने आए थे। किंतु बाकीलाल, ये हाथी क्या कह रहा है? तुमने इसे जो हुलिया बताया था वो तो मेरा है। ये छतुंदर सिंह को मुझे समझकर मार रहा है। वो महाराज, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं हाथी को बता देता हूँ कि राजा विक्रम सिंह मैं हूँ। हाथी जी, राजा विक्रम सिंह मैं हूँ, पर उसे तो मैंने मार डाला। और इसका साथी जो अपनी सेना के साथ छुपकर शायद मुझे ही मारने सुरंग के रास्ते आ रहा था, वो भागा जा रहा है दुम दबाकर। भागो, हमारा भेद खुल गया है। फिर तुम उससे झूठ बोलकर अपने प्राण जोखिम में क्यों डालना चाहता है मूर्ख? हाथी जी, आपा झूठ नहीं बोलते। बाकेलाल, इसे बताओ कि मैं ही विक्रम सिंह हूँ। हाँ झापू, राजा विक्रम सिंह यही है। यह व्रत रखने से पहले पतले हो गए और बीवी के कहने पर यह मुचमुंडे भी हो गए। तो फिर ज़रा साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर जोर लगाना। गड्ढे से बाहर आते ही, राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। मैं तुझे नीचे पटक कर तेरा सिर कुचल डालूंगा। दुष्ट, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, मृत्यु से कैसा भय। मोटा, अब नहीं बचने का। तभी, अरे, मेरी सूंड गायब हो गई। मैं सूंड मुंडा हो गया। इसकी सूंड गायब होते ही मैं स्वतंत्र हो गया। झापू की सूंड कहाँ गायब हो गई? तुझे सूंड मुंडा मैंने किया है। अरे, इसके पास तो वही चट्टान है जिस पर कुचित्र ने इस हाथी का चित्र बनाकर इसे जीवित किया था। कौन है ये? मैं हूँ बरगदा। और मुझे यह रहस्य पता है कि इस हाथी की मृत्यु किस प्रकार होगी। बाकेलाल को इससे बड़ा सदमा नहीं लग सकता था। अरे, हाथी पूरा का पूरा धुल गया। हैरान ना हो महाराज, ये जादुई हाथी था जो इस चट्टान पर चित्र बनाने से पैदा हुआ था। इसे केवल इस चित्र को धोकर ही समाप्त किया जा सकता था। मगर तुम कौन हो? तुम्हें यह रहस्य किस प्रकार मालूम है? ये मैं वक्त पड़ने पर बताऊंगा। अरे, चला गया। सत्यानाश उसका। सेनापति भी तब तक वहाँ पहुँचा। बाकीलाल, ये सब क्या रहस्य है? रहस्य सीधा सा है महाराज। स्वप्न में मुझे शंकर भगवान ने बताया कि चूहा सिंह और छुचुंदर सिंह विशालगढ़ में सुरंगों के रास्ते प्रवेश कर चुके हैं। मैंने संकट से छुटकारे का उपाय पूछा तो शंकर भगवान ने उपाय बताया, वो हाथी जो एक कटीले पौधे में वास करता था। हाथी ने शर्त रख दी कि वो शत्रुओं को तो मारेगा, किंतु बाद में राजा विक्रम सिंह की बलि भी लेगा। मरता क्या ना करता महाराज। मैंने भी उसे इस बात की स्वीकृति देकर अपना आपका हुलिया बता दिया। किंतु साथ ही मोटा मुच्छड़ और मनुष्य शब्द बोलकर मैंने बरगदा को भी प्रसन्न कर लिया, ताकि जैसे ही वो दुष्ट हाथी आप पर हमला करे, बरगदा आकर उसे समाप्त कर दे। ही वाह बाकेला, तो फिर देख पुच्ची, तेरा सत्यानाश जाए मोटे मुटल्ले। अगर मुझे पता होता कि शत्रु राजा सुरंग बना रहे तो झापू को हरगिज न भेजता। तभी, महाराज, महल के बाहर से क्रियाक्रम का ये सामान मिला है, पता नहीं कौन छोड़ गया है। नगर में किसी निर्धन की मौत हुई हो तो इन वस्तुओं को उसे दान कर दो। ही। तभी खान पान मंत्री भी वहाँ पहुँचा। महाराज, व्रत खुलने का समय हो गया है। ओह, ये तो खुशखबरी है। व्रत का भोजन ग्रहण करते ही बाकी मेरी तोंद बाहर आ रही है और मैं पहले की तरह हो रहा हूँ। मूछें भी शीघ्र उगाएंगी। कमबख्त को व्रत भी आज ही रखना था। भोजन के उपरांत बाकीलाल शीघ्र ही वहाँ से खिसक कर वहाँ पहुँचा जहाँ उसने छिपाया था असुरा वाद्य यंत्र। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी मेरे वाद्य यंत्र में 6 असुर और बाकी बचे हैं। अब मैं छोड़ूंगा असुरा वाद्य यंत्र का दूसरा तार। आधा पादा किसने पादा बोलो। असुरा वाद्य यंत्र बोलो तारा रारा की आसुरी तरंगे फैलती चली गई। दूसरे ही क्षण विचित्र त्रिकोणाकार मकबरा पलट फटता चला गया और जब मैं सोता हूँ तो दुनिया दिन में जागती है और रात में सोती है। ओह, मकबरे से मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया। लेकिन जब मैं जागता हूँ तो दुनिया दिन में भी जागती है और रात में भी। मेरे जागते कोई सो नहीं सकता। जागते रहो। अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है जगेर जगेर। बाकीलाल, मुझे तुमने असुरवाद बजा कर जगाया है, इसलिए अब विशालगढ़ में तुम्हारे अलावा कोई भी सो नहीं पाएगा। तो फिर अपना कार्य अति शीघ्र आरंभ करो। जगेर जगेर। जगेर जगेर अपना काम खत्म करने के लिए तैयार है और वाद्य यंत्र छुपाकर मैं चलता हूँ सोने। अब मेरे अलावा विशालगढ़ में कोई भी नहीं सोएगा। टिकट टिकट टिकट। बाकीलाल, मुझे विशालगढ़ की सीमा पर छोड़ दियो। रात्रि सोने के लिए होती है क्योंकि नींद सेहत व स्फूर्ति के लिए आवश्यक है। सेहत व स्फूर्ति चौपेट होने वाली थी। जागते रहो। टन टन। आधी रात को कौन घंटा बजा रहा है? टन टन टन। मंदिर का घंटा भी इतना तीव्रता से नहीं बजता। घंटे के तीव्र स्वर ने सेनापति की नींद में खलल डाला। सैनिकों,
मेरा घोड़ा लाओ, देखना होगा कि घंटा कौन बजा रहा है। महल में हर कोई जाग चुका था। टन। घंटे की ये कर्कश ध्वनि सोने नहीं दे रही, बंद करो इसे। केवल बाकेलाल मजे से सोया था। घंटे की ध्वनि का पीछा करते हुए सेनापति अपने सैनिकों के साथ जा पहुंचा जगेर जगेर तक। दुष्ट शैतान, घंटे बजाकर तू सबकी नींद में खलल क्यों डाल रहा है? क्योंकि जब जगेर जगेर जागता है तो कोई भी सो नहीं सकता। टन। मैं तेरा घंटा ही काट देता हूँ, कटाक। मैं कटा हुआ घंटा नहीं बजाता। तो फिर हम चले सोने। जब जगेर जगेर जागता है तो कोई भी सो नहीं सकता। अब मैं छोड़ूंगा खाटू चींटियाँ जो सोते हुओं पर हमला करती हैं। एक बार फिर सबकी नींद हराम हो गई थी। हजारों कटखनी चींटियाँ कहाँ से आ गई हैं? बाकेलाल के पास एक भी चींटी ना फटकी थी। सेनापति, पता करो, उफ, ये चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं? इन चींटियों के कारण चारों ओर हंगामा मचा है महाराज। चींटियों का रहस्य पता लगाने के लिए मैंने सैनिक दौड़ा दिए महाराज, किंतु पहले मैं पानी डालकर आपकी चींटियाँ तो उतार दूँ। चींटियाँ नगर के बीचों बीच रखी एक विशालकाय बाम्बी से निकल रही हैं सेनापति जी। इस बाम्बी के पास खड़ा है जगेर जगेर। जगेर जगेर? ओह, तो ये उस कमबख्त की शरारत है। उसका घंटा तो मैंने काट दिया, अब उसका सिर भी काटना पड़ेगा। सेनापति ने विक्रम सिंह को भी जगेर के विषय में बताया। सेनापति सैनिकों को लेकर जा पहुंचा जगेर जगेर के सामने और आक्रमण! अब मैं चींटियों से भरी बाम्बी तुम पर फेंकूंगा। जिसको रोकना है वो रोके। सब भाग गए। विशालगढ़ में ऐलान करवा दो कि चींटियों को पानी से बहा दें। चींटियों को भगाने में सफलता तो मिल गई, किंतु मेरे पास जगाए रखने के हजारों तरीके हैं। जैसे ये जादुई तिनके जो अब मैं दोबारा सो गए विशालगढ़ वासियों के कान और नाक में डालूंगा। जाओ रे जादुई तिनको और सबको नींद हराम कर दो। एक बार फिर हराम हो गई थी विशालगढ़ वासियों की नींद। ये काम भी जगेर जगेर का ही है। तिनको को जला दो। त्रिक त्रिक। जगेर जगेर, इस बार मैं तेरा सिर काट कर ही लौटूंगा और मैं तुम्हारे मुंह सो जाऊंगा। हैं, ये ततैये छोड़कर भिन्न। सेनापति की नाकामियों की खबर विक्रम सिंह तक पहुंच रही थी। सेनापति, नींद के मारे सबका बुरा हाल हो रहा है। लगता है जगेर जगेर को रोक पाना तुम्हारे वश का नहीं। बाकेलाल को बुलाओ, वो भी जाग रहा होगा। उबासी। जी महाराज, ठीक है। मगर बाकेलाल को क्या पड़ी थी जागने की? बेटा बाके, सोया रहे, इन्हें चीखने दे। बाकेलाल उठो, महाराज बुलाते हैं। महाराज, बाकेलाल जी अत्यंत गहरी निंद्रा में। हमारे बहुत प्रयासों के बाद भी वो जाग नहीं रहे। महाराज, गजब हो गया। जगेर जगेर ने सोए लोगों सहित ऊंचे वृक्षों पर रख दिया। भय से लोगों की नींद उड़ गई है। बचाओ! जगेर जगेर का आतंक बढ़ता जा रहा था। अब तुम कभी सो नहीं पाओगे। हम नहीं सोएंगे, हमें वृक्ष से उतार दो। ठीक उसी समय, मैंने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता। यह मेरे जीवन की बड़ी ख्वाहिश है जो आज पूरी होगी। आक्रमण, यही अवसर है। सारी प्रजा, सभी सैनिक व खुद राजा भी नींद में डूबे हो गए। इसलिए इस बार मैंने आक्रमण के लिए रात्रि का समय चुना है। हम नींद में राजा की तोंद में छुरा भोंक देंगे और विशालगढ़ पर कब्जा कर लेंगे। राजा दुर्भाग्य सिंह को पता नहीं था कि दुर्भाग्य उनकी राह देख रहा है। अरे, राजा दुर्भाग्य सिंह धोखे से युद्ध के नियमों के विपरीत रात्रि काल में हम पर आक्रमण करने आ गया। अरे, ये तो जाग रहे हैं। तो क्या भागे महाराज? हम भागने देंगे तब ना। हे। मेरा दुर्भाग्य एक बार फिर मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर आ गया। भागो! अगर आज राति हम जाग ना रहे होते तो अनर्थ हो जाता। किंतु महाराज, हम कब तक जाग सकते हैं? नींद के मारे सबका बुरा हाल है। अगर कल दिन में किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया तो नींद के कारण उनके आक्रमण का जवाब देना भी कठिन हो जाएगा। किंतु जगेर जगेर के रहते हम सो नहीं सकते। मेरे पास उपाय है आप सबकी नींद का। अरे बरगदा, तुम? ये धातु के चश्मे हैं। तुम्हारे पास हमारी समस्या का क्या उपाय है? इन धातु के चश्मों पर नकली आंखें बनी हैं जो खुली हुई प्रतीत होती हैं। इन्हें पहनकर तो तुम आराम से सो सकते हो, जबकि तुम्हारी आंखें जागती हुई महसूस होंगी। ये देखो, मेरी अपनी आंखें बंद है मगर ये तुम्हें खुली हुई दिखेंगी। वाह, ये तो नायाब चीज़ है सेनापति। ये नकली आंखें पूरे विशालगढ़ में बंटवा दूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आप इस चश्मे को हाथ में लेकर डंगर मंत्र बोल दें तो ये अपने आप विशालगढ़ वासियों की आंखों पर चढ़ जाएंगे। हे, और संकट समाप्त होते ही अपने आप ही गायब हो जाएगी। ठीक है, पर मंत्र तो बताओ। अरे, मेरे साथ बोलो। मगर क्या? अरे यही तो मंत्र है, मेरे साथ बोलो। लेकिन मंत्र तो बताओ। आप समझे नहीं। जो कह रहा हूँ वही तो डगर मंत्र है, यानी मेरे साथ बोलो। ही। ओ, अब समझा, मेरे साथ बोलो। देखा, डंगर मंत्र बोलते ही सबकी आंखों पर धातु के चश्मे चढ़ गए। किंतु मेरे जाते ही ये चश्मे किसी को दिखेंगे नहीं, केवल जागी हुई आंखें दिखेंगी। अब मैं चलता हूँ। जगेर जगेर की गश्त जारी थी। जागते रहो, सब जाग रहे हैं।
बाकेलाल की नींद भी पूरी हो चुकी थी। देखना चाहिए कि बाहर क्या स्थिति है। जगेर जगेर के आतंक से सब जाग रहे हैं किंतु कमाल है, हर कोई जाग रहा है, किंतु फिर ये खुर्राटों के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? बाकेलाल, ये खुर्राटे कहाँ से आ रहे हैं? इन्हें रोको। क्यों? क्योंकि ये खुर्राटे मेरी कमज़ोरी हैं, इसलिए तो मैं किसी को सोने नहीं देता। मगर सभी तो जाग रहे हैं, खुर्राटे कौन मार रहा है? बंद करो खुर्राटे, मेरा सिर फटने लगा है, मुझे कुछ हो रहा है। और फटाक अरे, जगेर जगेर के मरते ही वास्तविकता सामने आ गई। ये सब वास्तव में सो रहे हैं। तो फिर वो खुली आंखें। बाकेलाल, अब समझ में आ गया तुम्हारी निश्चिंतता से भरी नींद का रहस्य। मैं समझ गया कि जगेर जगेर को तुमने ही भेजा था ताकि कोई भी सोने ना पाए, क्योंकि तुम्हें किसी अनिष्ट यानी राजा दुर्भाग्य द्वारा आक्रमण की आशंका हो गई थी। अगर आज रात हम सो जाते तो दुष्ट राजा दुर्भाग्य निंद्रा में हम पर आक्रमण कर देता, और बाद में बरगदा को भी तुमने ही भेज दिया ताकि सब चैन की नींद सो सकें और उनके खुर्राटों से जगेर जगेर का अंत हो सके। हे बाके, आ गले लग जा। सत्योनाश बेड़ा गर्क। महाराज, आज नींद भी बड़ी जम के आई। बाकेलाल के पास तीसरा तार छेड़ने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मैं छेड़ता हूँ तीसरा तार। आधा पाधा तुरंत प्रकट हो गया वह भयानक जीव। हे, मैं हूँ प्राचीन सोर। हजारों लाखों वर्ष पूर्व एक शक्तिशाली उल्का हम पर आ गिरी थी, जिससे हमारा ग्रह तबाह हो गया था और मेरी बहन बहनासोर मुझसे बिछड़ गई थी। मेरी कलाई तब से राखी के बिना सूनी है। आज बरसों बाद मैं जागा हूँ, किंतु यह संसार तो काफ़ी परिवर्तित सा हुआ लग रहा है। पर कोई बात नहीं बाकेलाल, मैं अपनी बहन की तलाश में धरती पाताल एक कर दूंगा, और ये दृश्य मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा। वाद्य यंत्र वहीं पर छुपाने के बाद बाकेलाल भी प्राचीनासोर के पीछे पीछे चल पड़ा। प्राचीनासोर के आगमन के साथ ही विशालगढ़ में खलबली मच गई। हमारी धरती पर विचित्र प्राणियों ने कब्जा कर लिया है। कहीं इनके घरों के नीचे तो नहीं दब गई मेरी बहन? बचाओ! मुझे एक एक जगह को सावधानीपूर्वक देखना होगा। विशालकाय राक्षस प्राणी आक्रमण! ये महल की तरफ बढ़ रहा है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की तलाश है। मेरी खोज में विघ्न मत डालो, क्योंकि आज मैं अपनी बहन से राखी बंधवा कर ही दम लूंगा। सेनापति सीधा गिरा रानी स्वर्णलता व राजा विक्रम के सामने। अरे सेनापति, तुम हवाई मार्ग से उछलकर यहाँ क्यों आए? महाराज, मैं आ नहीं रहा, उछाला गया हूँ। मुझे एक भयानक प्राणी प्राचीनासुर ने उछाला है। वो अपनी बहन को खोज रहा है। अगर वो उसे ना मिली तो पूरे विशालगढ़ को खंडेर बना देगा। ओह, अगर हम महारानी को उसकी बहन बनाकर भेज दे तो? मैं तैयार हूँ, शीघ्र। भैया, प्राचीन भैया, आखिर तुम लौट आए। मैं कब से राखी लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या क्या तुम ही मेरी बहन हो? किंतु अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम्हारी शक्ल मुझसे क्यों नहीं मिलती? हजारों वर्षों में मेरी शक्ल ऐसी हो गई है मेरी भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन। ओह, मेरी बहनासुर मिल गई। तो फिर लो, राखी बांध दो। मगर यह राखी तो बहुत छोटी है। जब तुम्हें मेरी कलाई का नाप ही नहीं मालूम तो फिर तुम मेरी बहन कैसे हो गई? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। बचाओ! दुष्ट, उसे छोड़ दो। वाह, अब महाराज रानी को बचाने आगे जाएंगे और प्राचीन असुर के हाथों मारे जाएंगे। तभी मुझे लात किसने मारी? अरे बाकेलाल, इससे पूर्व की प्राचीनासुर रानी स्वर्णलता की चुटिया जड़ से ही उखाड़ डालता। मेरे भैया प्राचीनासुर, ये तो बहनासुर की आवाज़ है। मैं आवाज़ पहचान गया। प्राचीनासुर ने रानी को छोड़ दिया। तू कहाँ है प्यारी बहनासुर? मैं यहाँ हूँ भैया सुर, इस मानव के कंधे पर। मेरी बहनासुर, तू इतनी छपकोसी कैसे हो गई? भैया, इन लाखों वर्षों में मैं 50,000 बार जन्म ले चुकी हूँ। बार बार एक ही योनि में जन्म लेने से घिसते घिसते मैं जरा सी रह गई। यहाँ के लोग मुझे छिपकली के नाम से जानते हैं। बाकेलाल, इस छिपकली को लेकर आया है। तूफान से पूर्व मैंने तुम्हारे लिए जो राखी बनाई थी वो आज भी उस चट्टान के नीचे दबी पड़ी है। मैं देखता हूँ। प्राचीनासुर ने वह चट्टान हटाई। हाँ, ये वही राखी है। तू ही है मेरी बहन, बहनासुर। भैया, ये राखी अब तुम खुद ही बांध लो, क्योंकि मैं इतनी छोटी जो हो गई हूँ। मगर मैं अपने आप कैसे बांधूंगा? तुम्हें तो पता है कि मुझे गिठा मारनी नहीं आती। प्राचीनासुर को राखी स्वर्णलता ने बांध दी। बाकेलाल, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी बहनासुर को तुम ही ढूंढ कर लाए हो। अच्छा बहनासुर, अब मैं वापस लौटता हूँ असुर लोक को, जहाँ की अब मेरा स्थायी निवास है। भैया, राखी के पैसे तो देते जाओ। तब छिपकली भी बाके के कंधे से कूदकर झाड़ियों में सरक गई। मगर मुझे लात किसने मारी थी? बाके, तुझे लात मैंने मारी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि प्राचीनासुर की बहन तुम्हारे कंधे पर बैठी है। वो वहीं खंबे से तुम पर कूदी थी। तभी हा 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 हा, बरगदा के रूप में छिपकर तुम मुझसे छिप नहीं सकता सुर सम्राट तानसुर। आखिर मैंने तुझे खोज ही लिया। अब ये कौन आ गया?
बरगदा अपने असली वेश में लौट आया और तेरा खेल खत्म हो गया असुर सम्राट। अब तू वापस बेसुरा ग्रह जाएगा। आज के बाद तू वहां रहेगा और हम सुर पृथ्वी पर। ये देख, पहचान इस असुर वाद्य को जो तूने बाकेलाल को दिया था। अब असुर वाद्य के 3 तार टूट चुके हैं। तेरे असुरों में से 3 असुर निकल जाने से तेरी शक्ति कमजोर हो गई है। कड़ाक! मैं इसे तोड़कर तेरी सारी शक्ति चकनाचूर कर देता हूँ। नहीं, अब मेरे सुरवाद्य सारे नारंगी से निकले सुर तुझे बंदी बना लेंगे। सारे नारंगी। नहीं, मुझे अपने साथी पृथ्वी पर रहने दो। पृथ्वी पर बेसुरों का बोलबाला नहीं होगा। यहाँ सुर की अपनी सुरीली तान छेड़ेगा। जो सुर की आराधना करेगा वही संगीत का सच्चा उपासक बनेगा। उसे भरपूर नाम, प्रसिद्धि व धन मिलेगा और वो सारी उम्र करता रहेगा। नहीं। अच्छा बाकेलाल, मैं भी चलता हूँ। असुर वादे के 3 तार तोड़कर तुमने मेरी व असुरों की जो मदद की है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। बस बाके, अब ना मुझे कुछ भी पूछने की और ना तुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता है। बस मुझे लेने की आवश्यकता है, एक पुच्ची। सत्यानाश, सवा सत्यानाश। फिलहाल समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक झूठ बोले कौआ काटे में। तब तक के लिए धन्यवाद।